वेरी गुड विशेस टू 12th क्लास स्टूडेंट्स। आपका पी ब्लॉक का नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक, फिजिकल एंड केमिकल, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और कंपैरेटिव स्टडी किया। आज हम लोग पी ब्लॉक के इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स देखेंगे जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं। इन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, देन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देन द केमिकल प्रॉपर्टीज़। पी ब्लॉक आपका लंबा चैप्टर है, बट नो नीड टू गेट अफ्रेड। आप धीरे धीरे समझते हुए इनको पढ़ते जाइए और डेली अगर आप 2 या 3 रिएक्शन भी लर्न करेंगे तो फाइनली आपको सारी रिएक्शन लर्न हो जाएंगी। रिएक्शन लर्न करने में भी एकदम ऐसा नहीं है कि हमको कुछ समझ में ही नहीं आता। वी हैव सर्टेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड लर्निंग दोज रिएक्शंस। उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए, दिमाग में ध्यान रखते हुए आप लर्न करेंगे, डेफिनेटली आपको लर्न हो जाएगा और एग्जाम के दिन आपको कुछ नहीं रिवाइज करना पड़ेगा। आप डेली प्रैक्टिस से ही आप उसको इतना ज़्यादा लर्न कर लेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे जो 2 ही एलिमेंट्स के कंपाउंड्स पढ़ने हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरा फॉस्फोरस। नाइट्रोजन में हम उसका एलिमेंटल फॉर्म N2 पढ़ेंगे। इसकी सिंथेसिस, हमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जगह पे इंडस्ट्रियली यूज़ होती है, तो इसको बनाया भी जाता है या सिंथेसाइज किया जाता है। HNO3 ये कॉमन मिनरल एसिड है जो लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। अमोनिया NH3 it is also an important laboratory reagent, and then the oxides of nitrogen. फॉस्फोरस के केस में भी आप फॉस्फोरस के डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म को देखेंगे। देन PH3, जैसे NH3 पढ़ा वैसे PH3 पढ़ेंगे। यहाँ फॉस्फोरस के डिफरेंट हैलाइड्स की स्टडी होगी एंड द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। सबसे पहले देखते हैं डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन दैट इज योर N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे एक इनके पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर के कारण ही इसको ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ता है। ठीक, जब भी आप प्रिपरेशंस देखेंगे किसी भी एलोट्रॉप की ले लीजिए, एलिमेंट्स की ही ले लीजिए, या आप किसी कंपाउंड की प्रिपरेशन देखेंगे तो उसमें 2 तरह के मेन प्रिपरेशन देखेंगे। एक देखेंगे आप कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल प्रिपरेशन इकोनॉमिक होनी चाहिए, उसका जो मटेरियल यूज्ड है दैट मस्ट बी चीपर। और जो दूसरी होती है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, जो लैब रिएजेंट के हेल्प से थोड़े अमाउंट में बनाई जाती है। तो कमर्शियल या लैब, ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। नाइट्रोजन को कमर्शियली, नाइट्रोजन एबेंडेंटली एटमॉस्फेयर में मिलता है। 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर का। एयर को लिक्विफाई कर लेते हैं। एयर का क्या करेंगे, लिक्विफिकेशन, देन वी विल डिस्टिल। फिर क्या करेंगे, डिस्टिलेशन। कैसा डिस्टिलेशन होता है, दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से हमको कमर्शियली नाइट्रोजन मिलती है। नाइट्रोजन बहुत जगह यूज़ होती है, जैसे कि आपके जो पैकेज फूड मटेरियल होता है उसको भी नाइट्रोजन से फिल किया जाता है। रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन इनर्ट होती है। इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं करती। यही 3 डबल बॉन्ड के कारण, इन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है, जो कि आपको रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन की ब्रेकिंग नहीं होती, और इट इज़ वेरी लेस रिएक्टिव और इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। तो नेक्स्ट इज योर लैब प्रिपरेशन। आप हर रिएक्शन को ज़रा समझ लेंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो आपको आगे ईजी हो जाएगा। लैब प्रिपरेशन में अमोनिया के सॉल्ट्स, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, एनी कोई भी एक सॉल्ट ले लिया अमोनिया का। अमोनिया का सॉल्ट सोडियम नाइट्राइट से जब इसको रिएक्ट करते हैं तो बनाता क्या है, ये सिंपली अमोनियम और NO2, NH4, NO2 का पोर्शन एक साथ होगा और NaCl का एक साथ होगा। अब ये कौन सी रिएक्शन है, एक स्टेबल सॉल्ट है, दूसरे स्टेबल सॉल्ट से रिएक्ट कर रहा है, तो पहचान जाना चाहिए कि इट मस्ट बी अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक आपका NaCl बन ही चुका है। ठीक, मोर ओवर ये थोड़ा सा बेसिक सॉल्ट है और ये न्यूट्रल, ये थोड़ा सा एसिडिक सॉल्ट है, तो थोड़ी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन जैसी भी होगी। जो दूसरा कंपोनेंट बनता है NH4NO2, NH4NO2 दैट N गिव्स यू N2, डिकम्पोजिशन हो जाता है यहीं पे और H2O साथ में लिबरेट होता है। तो सिंपली पहले स्टेप में आप इसको एज अ ये डिस्प्लेसमेंट करेंगे, NaCl विल बी हेयर। न्यूट्रलाइजेशन टाइप है तो एक कंपोनेंट पानी भी है, बचा खुचा आपकी नाइट्रोजन गैस निकल गई है। तो ये क्या है,
न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है बिकॉज इट इज़ एसिडिक सॉल्ट एंड दिस इज बेसिक सॉल्ट। नाइट्रोजन गैस लिबरेट होती है, इसको कलेक्ट कर लेते हैं। अनदर इज इट इज़ अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट की हीटिंग से भी आपको नाइट्रोजन मिलता है। अमोनियम डाइक्रोमेट Cr2O3 ये बना, H2O बना एंड देन नाइट्रोजन इज लिबरेटेड। किस तरह की रिएक्शन है? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। N2 बनना ही बनना है। Cr2O3 दिस इज क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। अभी आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम इसको समझा देंगे, तो इसलिए +3 का ये कंपाउंड बन गया है और बचा हुआ क्या? नाइट्रोजन बन गई। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। आपको NCERT से ज़्यादा प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। CBSE में नहीं आता, बोर्ड में नहीं आता। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशंस। इसके अलावा एक प्रिपरेशन आती है बहुत ज़्यादा प्योर नाइट्रोजन अगर बनाना है, तो ऐसे केस में वी टेक द डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल एजाइड्स। मेटल एजाइड्स की रिएक्शन होती है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजाइड्स होते हैं। N3 के साथ कंपाउंड होता है, देन बेरियम एंड N2 गैस का लिबरेशन। ये बेरियम सॉलिड होता है, ये गैस होती है, दोनों ही एकदम अलग फिजिकल स्टेट है। ये बिल्कुल प्योर नाइट्रोजन इसमें मिलती है। चलिए आ जाते हैं नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ में। दो तरह की प्रॉपर्टीज़, एक फिजिकल दूसरी केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों याद रखना ज़रूरी है? क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चंस आते हैं वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में। आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि नाइट्रोजन गैस, आपको बोलेगा अ कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। तो मे बी इट इज़ नाइट्रोजन, और भी हो सकती हैं, ऑक्सीजन भी हो सकती है। तो आपको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जितने भी कंपाउंड्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं उनकी लर्न रखनी पड़ेंगी। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में है, कोई कलर नहीं दे रही है, कोई स्मेल नहीं आ रही है, कोई टेस्ट नहीं आ रहा है और ये टॉक्सिक भी नहीं है। हम पूरा का पूरा एयर इनहेल करते हैं, नाइट्रोजन को एज इट इज़ बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो इसके दो आइसोटोप्स मिलते हैं, N14 एंड N15। लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है। ये सॉल्युबिलिटी का केस आप पूरा सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बेंड्स की डिजीज़ में होता क्या था, जब सी वाटर में नीचे जाता था डाइवर, तो एयर के गैसेस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ जाती थी। अब ब्लड में गई तो मगर नाइट्रोजन तो रिएक्टिव ही नहीं है, ब्लड में अंदर गई, रिएक्शन तो कुछ हुआ नहीं, एज इट इज़ बनी रही। अब वो बढ़ती चली गई ब्लड वेसल्स में। जब सी डाइवर ऊपर आ रहा है तो अब उसको क्या करना है, गैसेस को रिलीज़ करना है। तो वो जो ब्लड में गैस गई थी, अब वो गैस के बबल्स के फॉर्म में ब्लड कैपिलरीज में निकलना तेज़ी से चालू कर दिया और यही आपकी ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं। तो जब डाइवर नीचे जाता है ऑक्सीजन भी डिजॉल्व होती है, बट ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है। नाइट्रोजन कंज्यूम ना होने के कारण जब वो वापस निकलती है तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करती है। तो क्या है, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, याद रहेगा। इसका लो फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अरे गैस है नेचर में तो बट ऑब्वियस है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत कम ही होगा, फ्रीजिंग पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। लेट अस कम अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़। नाइट्रोजन के केस में हम बहुत लकी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, रिएक्टिव है ही नहीं। नाइट्रोजन क्या है, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन की कोई रिएक्शन नहीं। तो आप देखेंगे कि नेचर का कितना ज़्यादा पोर्शन एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है, मगर तब भी ऑक्सीजन से ज़्यादा चीज़ें रिएक्ट कर जाती हैं ऑक्सीडाइज होने के लिए। नाइट्रोजन का कोई इसमें पार्टिसिपेशन नहीं रहता। हाँ, थोड़ा सा अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा हीटअप करोगे, ये आपके 10th क्लास की बड़ी अच्छी सी रिएक्शन, मैग्नीशियम रिबन को हीटअप करते थे तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था वाइट कलर का, इसके साथ साथ धुएं के फॉर्म में ये आपका Mg3N2 का कंपाउंड भी बनता था, एक और कंपाउंड बनता था। तो Mg3N2 नाइट्राइड्स बनते हैं, मेटल नाइट्राइड्स। रिएक्टिव मेटल से बनेंगे, लिथियम से बन सकता है, मैग्नीशियम से बन सकता है और कैल्शियम से बन सकता है, एट्सेट्रा। देन कम टू रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी, बहुत हाई टेम्परेचर पे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये हेबर प्रोसेस है जो कि अमोनिया में आप डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक, देन द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ तो देखिए 2000 केल्विन पे 2000 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, मतलब नॉर्मली नाइट्रोजन की कोई रिएक्शंस नहीं है। वेरी 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 थैंक्स कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं याद करना पड़ेगा नाइट्रोजन के केस में। चलिए, जहाँ नाइट्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म देखा वहीं देखते हैं हम फॉस्फोरस के एलिमेंटल फॉर्म। क्योंकि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बना पा रहा था
इसलिए नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए और एक अकेला N2 के मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिला। मगर क्योंकि फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस बना पा रहा था, आपको रीज़न मालूम ही है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के केस में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन होता है, जिसको कि सिंगल बॉन्ड की एनर्जी ओवरकम नहीं कर पाती। बट फॉस्फोरस के केस में ये रिपल्शन जो नॉन बॉन्डन थोड़ी बड़ी हो जाती है, अब जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन है वो कम हो जाता है और अभी फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस स्टेबल है। अब इसी सिंगल बॉन्ड की स्टेबिलिटी के कारण यहाँ तमाम तरह के एलोट्रॉप्स मिलने लगते हैं। नेचर में फॉस्फोरस 3 तरह के एलोट्रॉपिक फॉर्म में मिलता है, एक वाइट, रेड एंड ब्लैक। कौन कौन सा है? वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। ये 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म है और तीनों को में एक दूसरे में। एलोट्रॉप क्या होता है? व्हेन द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म्स। अलग अलग दिखने में वो कुछ अलग अलग होंगे। तो देखिए ये क्या है, वाइट फॉस्फोरस ट्रांसल्यूसेंट है, सॉलिड है और पॉइजनस है। इसके ये पॉइजनस होने के कारण अभी देखते हैं इसका ये स्ट्रक्चर है। जो वाइट फॉस्फोरस होता है इसमें P4 का मॉलिक्यूल है, इट इज सिंपली P4। 4 फॉस्फोरस के एटम एक दूसरे के साथ अपनी 3 वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं। ये रहा एक फॉस्फोरस विद 3 वैलेंसीज कंप्लीट विद अदर फॉस्फोरस, इस पे लोन पेयर होगा। देन दिस इज, ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर इधर है, ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर इधर है। ठीक, जब इसको ऐसे बॉन्ड करना पड़ता है तो ये एंगल जो होता है ये 60 डिग्री पहुंच जाता है। यही एंगुलर स्ट्रेन, इसको कहते हैं एंगुलर स्ट्रेन। इसी एंगुलर स्ट्रेन के कारण, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, रिपेल करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर रिपल्शन का फैक्टर थोड़ा बढ़ जाता है तो कोई भी बाहरी फैक्टर उसको आसानी से तोड़ लेता है, ब्रेक कर लेता है, क्योंकि वो ऑलरेडी दूर जाने की टेंडेंसी रख रहा है। तो अगर बाहर से कोई फैक्टर इसको ब्रेक करना चाहे तो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। तो इसी एंगुलर स्ट्रेन के कारण वाइट फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है और ये रिएक्शन के कारण ही ये पॉइजनस भी है। अब P4 है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल साफ नज़र आ रहा है, सब P के एटम है। वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे इसलिए ये पानी में नहीं घुलेगा, मगर नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड में ये घुल जाएगा, डिसॉल्व होगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। केमिल्यूमिनेसेंस एक प्रॉपर्टी है फॉस्फोरस की, वाइट फॉस्फोरस की, कि ये अंधेरे में ग्लो करता है। तो जैसे जहाँ पे डेड बॉडीज़ को बर्न किया जाता है उन एरिया में लोग कहते हैं कि वहाँ भूत वूत है, तो वो क्यों दिखता है? क्योंकि रात में जाएं तो वहाँ पे ऐसे लगता है कुछ जल रहा है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द बोन्स ऑफ पीपल बर्न देयर। तो वहाँ पे जो भी वहाँ पे फॉस्फोरस है वो क्या करता है, रात में ऐसा दिखता है कि वो आग है। इट इज़ ल्यूमिनेसेंट, केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं। मोर ओवर P4 का पार्टिकल रिएक्टिव है और वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके P4O10 बनाता है। दिस फॉस्फोरस ऑक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूम्स, डेंस वाइट फ्यूम्स के फॉर्म में दिखता है। तो ऐसा लगता है वहाँ बैठ के कोई आग जला रहा है, तो वो आग नहीं जल रही होती है, बट द बोन्स आर ग्लोइंग because of the presence of this phosphorus, and at the same time dense white fumes are being produced because of reaction of phosphorus with oxygen. Phosphorus is again very reactive, it reacts with NaOH। ये रिएक्शन हम लोगों ने एक जगह और पढ़ी है, ध्यान से देखिएगा। P40 है, NaOH H2O के साथ रिएक्ट करेगा, PH3 and NaH2PO2। तो दिस इज -3, क्या हो गया, एक रिडक्शन हुआ है फॉस्फोरस का ये। और यहाँ पे क्या आ रहा है, NaH2PO2 में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस विल बी, दिस विल बी पॉजिटिव, +2 है, स्टॉप करना। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी ये +1 +2 -4 पूरा एज अ होल ऑक्सीजन पे, इस पे आ जाएगी +1। तो हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं +1। दिस इज डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ फॉस्फोरस इंटू -3 एंड +1। 0 से -3 घटा भी है और +1 बड़ा भी है। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। मोर ओवर इट इज़ द प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ फॉस्फीन ऑल्सो। फॉस्फीन भी आपको पढ़ना है एज अ कंपाउंड। तो दिस इज ऑल अबाउट द
वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस रिएक्टिव है, इसी का मेन ये रीज़न पूछा जाता है। अब वाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस कैसे बनता है और क्यों नहीं रिएक्टिव है? इसको हीट करते हैं 573 केल्विन पे, तो आपके ये जो बीच में स्ट्रेन वाले बॉन्ड हैं, कुछ कुछ बॉन्ड ये ब्रेक हो जाते हैं। ये जो बॉन्ड ब्रेक हुए तो अब ये क्या करेंगे, साइडवाइज नंबर ऑफ P4 यूनिट जुड़ जाएंगी, पॉलीमराइज होगा, तो रेड फॉस्फोरस आयरन के लस्टर के साथ मिलता है। और अब क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन कंपैरेटिवली घट चुका है तो अब ये टॉक्सिक भी नहीं रह जाता है। इट इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू वाइट फॉस्फोरस। इसको स्टोर करना ईजी है, जहाँ कहीं पे भी यूज़ करना है। अगेन जब हम इसको और हाई प्रेशर पे ट्रीट करते हैं एंड हाई टेम्परेचर पे, तो ब्लैक फॉस्फोरस बनता है, दैट इज़ अगेन इन अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। अल्फा होता है आपका राइट हैंडेड मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर। मोनोक्लिनिक आपको इसका जो क्रिस्टल है मोनोक्लिनिक होता है। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स के आपने वो देखे होंगे सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल्स, तो अगर ये राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड हो सकता है ये क्रिस्टल, तो ये इसके ही ऊपर डिपेंड करता है कि ये अल्फा रेड फॉस्फोरस बना है या अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस बना है या बीटा ब्लैक फॉस्फोरस बना है। इनकी प्रिपरेशन की कंडीशन जनरली पूछी नहीं जाती हैं, क्योंकि रटने वाला पोर्शन CBSE आपसे कम पूछता है, आपसे रीजनिंग पूछता है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये कम रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसा क्यों? तो यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर बिहाइंड इट। अदरवाइज आपको ये तीनों एलोट्रॉप्स तो पता होने चाहिए कि फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन 3 और you can say the 4 allotropic forms. नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं हम नाइट्रोजन का और फास्फोरस का एक साथ, ठीक। एक है अमोनिया और दूसरा है फॉस्फीन। अमोनिया इज NH3 एंड फॉस्फीन इज PH3। ये दोनों ही गैस हैं। कैसी हैं ये? गैस है नेचर में। फॉस्फीन इज अ गैस एंड अमोनिया इज ऑल्सो अ गैस। अमोनिया कैसा है? कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग पॉइजनिंग गैस। वो भी कलरलेस है बट इट हैज़ अ रॉटन फिश स्मेल। याद रखिएगा, अभी तक की जो पहली कुछ ओडर वाली गैसेस आई हैं वो हमारी आई अमोनिया और फॉस्फीन। इनको इंडस्ट्रियली प्रिपेयर किया जाता है, लैब में भी प्रिपेयर किया जाता है और नेचर में भी ये मिलती हैं। अमोनिया नेचर में फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी और द अदर एनिमल्स बॉडी। ये जो यूरिया निकलता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला वाटर से रिएक्ट करके बनाता है अमोनियम कार्बोनेट। क्या है ये? एक सॉल्ट है। क्या है ये? सॉल्ट है, अमोनिया का कार्बोनेट सॉल्ट, जो कि रिवर्सिबली फॉर्म में अमोनिया वाटर और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी अमोनिया की स्मेल, अमोनिया की कैसी स्मेल होती है? पंजेंट स्मेल होती है। ये फिर आपको क्या करता है, जहाँ पे ये एक्सक्रीटा वगैरह पड़ा है, जहाँ यूरिया है सॉइल में, तो वहाँ पे कैसी स्मेल आती है? पंजेंट स्मेल आती है बिकॉज ऑफ द लिबरेशन ऑफ अमोनिया। अच्छा, फॉस्फीन नेचर में ऐसे नहीं मिल रही है तो उसका कोई भी नेचुरल कोई प्रोसेस नहीं। अब आती है हमारी लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल प्रोसेस की। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में ये आपकी जो आप सॉल्ट एनालिसिस करते थे उसके फर्स्ट ग्रुप में 0 ग्रुप का एनालिसिस करते थे। अमोनिया का सॉल्ट लेना, चाहे अमोनिया क्लोराइड ले लो, चाहे अमोनिया सल्फेट ले लो, अमोनियम कुछ भी ले लीजिए, अमोनियम नाइट्रेट ले लीजिए, एनीथिंग। अमोनियम नाइट्रेट नहीं लेते हैं तो क्लोराइड ले लिया या सल्फेट ले लिया, इसकी हाइड्रोक्साइड से एल्कली से रिएक्ट कराते हैं। कैल्शियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, एनीथिंग। तो सिंपल एक ऐसी रिएक्शन है। अगेन इट इज़ अ एसिडिक सॉल्ट, दिस इज़ अ बेस। एसिडिक सॉल्ट बेस से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और बचा कुछ जो भी कुछ है वो लिबरेट हो जाएगा। तो सॉल्ट बना CaCl2, सॉल्ट बना Na2SO4, साथ में क्या बना? वाटर। अब बचा क्या हमारे पास? NH3। ये अमोनिया लिबरेट हो जाती है। ठीक, दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस, रिएक्शन ऑफ अमोनिया सॉल्ट विद एनी ऑफ द बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में, अच्छा यहीं पे देख लो, लैब प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन में क्या है? इसमें फॉस्फाइड्स की वाटर से रिएक्शन होती है
बहुत सिंपल है, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक। ये वाटर है, इसका H+ और OH-, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पार्ट, ठीक। दिस विल गो विद दिस एंड दिस विल गो विद दिस। तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PH3। यहाँ पे क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड प्लस PH3। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं याद करने में, ज़्यादा रिएक्शंस को देख के घबराइएगा नहीं। अगर आपने इसकी टाइप को पहचान लिया कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या क्या रिएक्शन हो रही है, तो आप उसको लर्न कर पाएंगे। और मोरओवर यू हैव टू प्रैक्टिस इज मोर। इंडस्ट्रियली इसको नाइट्रोजन से प्रिपेयर किया जाता है, नाइट्रोजन एविडेंटली मिलती है, नहीं रिएक्टिव है, स्टिल वी ट्रीट इट एट हाई टेम्परेचर एंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और हाई प्रेशर भी यूज़ करते हैं। क्यों प्रेशर हाई है, क्योंकि यहाँ पे 4 पार्टिकल हैं गैस के, यहाँ पे सिर्फ 2 ही। ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमको इसका अमाउंट ज़्यादा चाहिए है तो वी नीड अ हाई प्रेशर कंडीशन। कैटलिस्ट क्या करता है, इस इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन कराता है। और टेम्परेचर कैसा चाहिए, दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसकी ΔH फॉर्मेशन रिएक्शन -46.1 किलो जूल दे रखी है, तो मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। और इस केस में मॉडरेट टेम्परेचर यही होता है, क्योंकि बहुत लो भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, अदरवाइज नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा। और बहुत हाई भी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि फिर प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा। मॉडरेट 700 केल्विन टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर के हाई प्रेशर कंडीशन में कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, दिस इज़ द हेबर प्रोसेस फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अच्छा, आपको 10th क्लास की तरह वो हेबर प्रोसेस का पूरा डायग्राम बना के ऐसे ऐसे करने को नहीं आएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, ये क्यों है ऐसा, ठीक। देन यू कैन नाउ टेल वेरी वेल। यहाँ पे अभी आपने फॉस्फीन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ये रिएक्शन आप 2 बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इन केस ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस, कौन सा फॉस्फोरस है, ये वाइट फॉस्फोरस है P4, क्योंकि वही रिएक्टिव होता है। और इन केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस की इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का डिस्प्रोपोर्शनेशन भी है। किससे रिएक्ट करा रहे हैं, एक्वस NaOH से। क्या बन रहा है, PH3। देखिए कहीं पे भी आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन या फॉस्फोरस की एफिनिटी है हाइड्रोजन के लिए, तो कहीं भी हाइड्रोजन दिखता है तो ये उससे हाइड्रोजन खींच लेते हैं। क्या बनाया, PH3 और बचा कुछ NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। इस प्रिपरेशन का ड्रॉबैक ये है कि जब ये PH3 बनती है तो इसमें थोड़ा बहुत P4 और P2H4 के वेपर्स मिलते हैं। वेपर्स, ये तो सॉलिड यूज़ किया था, मगर ये यहाँ पे वेपर के फॉर्म में मिलते हैं। वैसे फॉस्फीन फायर नहीं कैच करती, मगर ये जो P4 है, ये तो आपको मालूम है आग लगा देता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके P4 और 10 बनाता है। तो इनकी प्रेजेंस के कारण ये जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड फॉस्फीन है, ये इट कैचेस फायर, तो इसको प्यूरीफाई किया जाता है विद रिएक्शन विद HI। अब ये वेपर्स को ही तो हटाना है, HI से रिएक्ट करा, बना PH4I। अभी PH4I से भी काम नहीं चल रहा है, इसको ये जो PH4I का कंपाउंड बना है, इसको KOH में डिज़ोल्व करते हैं। KOH क्या होता है, एक्वस होता है, ठीक। एक्वस KOH में डिज़ोल्व करते हैं। अब क्या बना, KI बना और H2O। KI पानी में घुला रहेगा और फॉस्फीन वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी, बबल के फॉर्म में ये निकल आएगी, ठीक है। तो इन दिस वे वी प्रिपेयर द इंडस्ट्रियली वी प्रिपेयर फॉस्फीन। तो फॉस्फीन कैसी है, रॉटन के एग स्मेल के साथ, ये पंजेंट स्मेल के साथ। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अमोनिया के सॉल्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पे मेटल के फॉस्फाइड यूज़ करेंगे। इसको ध्यान से पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों को लर्न हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा अमोनिया और फॉस्फीन की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ही चुके थे, थोड़ा सा इसका आप स्ट्रक्चर देखें। नाइट्रोजन टेट्राहेड्रली बनाता है अमोनिया। नाइट्रोजन का वैलेंस शेल आपका हो गया हीलियम 2s2 एंड 2p3। तो ये वैलेंस शेल के 4 ऑर्बिटल, 2p के 3 ऑर्बिटल और 2s का 1, ये एक लोन पेयर है और ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में चले जाते हैं, ये लोन पेयर रह जाता है। क्योंकि अब जितने भी सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और लोन पेयर होता है, वो सभी किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3, तो ज्योमेट्री कैसी आई,
या अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आया टेट्राहेड्रल। यही सेम टेट्राहेड्रल फॉस्फीन के केस में भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ 3s हो जाएगा और 3p हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है HNH बॉन्ड एंगल वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू HPH बॉन्ड एंगल इन फॉस्फीन। ऐसा क्यों? यहाँ पे जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बनता तो 109.5 डिग्री का एंगल होता, मगर ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल ना होके यहाँ पे एक पोजीशन पे लोन पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज़्यादा होते हैं, तो ये रिपल्शन कम हो जाने के कारण 109 से एंगल थोड़ा सा दब गया, इसने कंप्रेस कर दिया दोनों तरफ से, 107 पहुंचा। अब इस बॉन्ड पेयर का स्ट्रेंथ डिटरमाइन करेगा कि बॉन्ड एंगल कितना कंप्रेस हो जाए। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन ये बॉन्ड लेंथ कम है, जबकि फॉस्फोरस का साइज बढ़ा तो ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो गई। शेयर्ड पेयर के बीच में अब रिपल्शन कम है, यहाँ रिपल्शन ज़्यादा था, इसने इस जो लोन पेयर से रिपल्शन आ रहा था इसको ओवरकम करने की कोशिश करी, तो घटते घटते 107 पहुंचा, मगर यहाँ पे रिपल्शन अब बॉन्ड पेयर का और कम हो गया है, तो ये 107.8 डिग्री से भी फॉस्फीन में HPH बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़। आपको मालूम है ये लुईस बेस है, फॉस्फीन ले लीजिए चाहे अमोनिया ले लीजिए, ये वाटर सॉल्युबल है, अमोनिया H2O से मिलके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दे रहा है, बेस बना रहा है वाटर सॉल्युबल। मोर ओवर इट विल रिएक्ट विद एसिड ऑल्सो। आप बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड आप पढ़ चुके हैं, डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर घट जाएगा, क्योंकि कैसे बेस है ये, लुईस बेस है, लोन पेयर डोनेट करते हैं। लोन पेयर का डोनेशन तब अच्छा होता है जब ऑर्बिटल छोटा होता है, छोटे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डेंस होते हैं और डोनेशन अच्छा होता है। तो ये गया आपका अमोनियम क्लोराइड बना लिया, एसिड बेस का सॉल्ट बन गया। अब ये वो वाला एल्कली तो है नहीं, वाटर रिलीज नहीं हो पाएगा, हाइड्रोक्साइड्स नहीं है, सिंपल एसिड बेस सॉल्ट बन गया। अब ये एसिडिक सॉल्ट से भी रिएक्ट करेगा, जिंक सल्फेट एसिडिक सॉल्ट क्या बनाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, और ये सॉल्ट बना अमोनियम सल्फेट, ठीक है। मोर ओवर ये ऐसे, क्योंकि ये लुईस बेस है, ये ऐसी सभी स्पीशीज से रिएक्ट कर सकता है जिनके पास खाली ऑर्बिटल होते हैं, जिनमें ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। आप अगर देखेंगे डी ब्लॉक के मेटल्स में, तो वहाँ पे डी ब्लॉक में बहुत, जैसे आपका कॉपर जिंक है मान लो, या स्कैंडियम है, स्कैंडियम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गेन 4s2 और 3d1, ऐसे 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल होता चला जाता है डी, और इसके बाद 4p खाली पड़ा है। तो डी ब्लॉक मेटल आयंस के साथ ये डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ जाते हैं। ये डिपेंड करेगा, ये आपके प्रैक्टिकल के भी रिएक्शंस हैं। अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करते हैं कॉपर 2+, तो टेट्राएमीन कॉपर